हेलो बच्चों, वेरी वॉर्म वेलकम। आज हर घर पाठशाला के इस क्लास में मैं प्रतिभा चंदेल आपके लिए +2 क्लास कॉमर्स के अकाउंटेंसी का टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वही है, कंपनी खाते अंशों का निर्गमन एवं भरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल कवर किया था, ये पार्ट 2 है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं और आज इस वीडियो के थ्रू हम लर्न करेंगे नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों में अंतर। नंबर 2, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का अर्थ। एंड नंबर 3, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी के प्रकार। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों और समता अंशों में अंतर। देखिए, एक नॉर्मल सा जो अंतर था पूर्वाधिकार और समता अंशों में, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 2 स्पेशल फीचर्स थे जो कि पूर्वाधिकार अंशों में पाए जाते हैं और समता अंशों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हम और थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की, फिर बात करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स की जो पहली जो डिफरेंस है, जो प्रेफरेंस में नहीं मिलती है, वो है रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि जो समता अंशधारी हैं उनको जो लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, उसका जो रेट है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो इनको जो लाभांश मिलता है वो फिक्स्ड रेट पे ही मिलता है। ठीक है। नंबर 2 है रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट जो बचता है उसमें से, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या बोला गया है कि रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। बिल्कुल सही, कि जो भी प्रॉफिट बचता है लास्ट में शेयर होल्डर्स के लिए, तो शेयर होल्डर्स में से पहले डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और उसके बाद दिया जाता है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को। थर्ड डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर्स डिविडेंड शेयर होल्डर्स डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है उसको एक्यूमुलेट नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस साल हमें प्रॉफिट्स कम हुए हैं, ठीक है, और ऐसे में ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दे पाए और ना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट्स इतने हो गए कि हम दोनों का डिविडेंड दे पा रहे हैं। ऐसे में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका देखिए बोला जा रहा है कि उनका डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि पिछले साल अगर डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो अगले साल उन्हें पिछले साल का डिविडेंड भी दिया जाएगा और उस साल का डिविडेंड भी मिलेगा, यानी कि पिछला जो अनपेड डिविडेंड है वो भी उनको मिलेगा और जो करंट ईयर का डिविडेंड है वो भी उनको दिया जाएगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको सिर्फ करंट ईयर का ही मिलेगा। पिछले साल अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो उनको इस साल पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। फोर्थ डिफरेंस है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुली। जब भी वाइंड अप की कंडीशन आती है, कंपनी बंद होने के कगार पे आती है, तो सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से किसको पहले उनके कैपिटल का अमाउंट वापस किया जाता है? वो हैं आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, उनका पैसा पहले वापस किया जाता है और उसके बाद वापस किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल को। ठीक है, यानी कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव देयर कैपिटल बिफोर एनी कैपिटल रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिटर्न करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल रिटर्न की जाती है। फिफ्थ डिफरेंस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय वोटिंग राइट्स। बिल्कुल, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं मेन ओनर्स उन्हीं को माना जाता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना हो कंपनी में और जनरल मीटिंग कॉल की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की जाती है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि
जब भी कोई डिसीजन लेना है, रेजोल्यूशन पास करना है, तो ऐसे में वोटिंग होती है रेजोल्यूशन के अगेंस्ट और उसके फेवर में, ठीक है। तो कुछ लोग उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहते हैं तो वो यस में वोट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है तो वो नो में वोट करते हैं। तो ये जो वोटिंग राइट है ये सिर्फ किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, वो जनरल मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ वो मीटिंग्स वो अटेंड, उन चीज़ों में वो इंटरफेयर कर सकते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट के लिए हों, यानी कि जो उनके मतलब की हों, ठीक है, उनके डिसीजंस को लेकर हो, वहाँ पर वो इंटरफेयर कर सकते हैं। अदरवाइज वोटिंग राइट उनके पास नहीं होते, जनरल मीटिंग वो अटेंड नहीं करते हैं। सिक्स्थ इज इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, जब वो ओनर हैं, मालिक हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऑब्वियसली जब कंपनी के प्रबंधन की बारी आएगी तो वो फुली पार्टिसिपेट करेंगे, वो इंटरफेयर करते हैं मैनेजमेंट में, है ना, बताते हैं, वो अगर उन्हें कुछ सही नहीं लगता है तो वो पिन पॉइंट करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है आपके प्रेफरेंस शेयर्स की, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होल्डर्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो स्वामी ही नहीं है, उन्हें तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाना है सिर्फ, ठीक है। तो उन्हें हक नहीं होता है कि वो कंपनी के प्रबंधन में कुछ भी इंटरफेरेंस वो करें। लेकिन जो हम टॉपिक समझेंगे वो है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी का अर्थ। The amount of capital that a company can raise or has raised by the issue of shares which remain with the company till its liquidation। देखिए, अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए आपने जब पहले जब पिछले साल आपने अपनी बैलेंस शीट बनाई तो वहाँ आप क्या लिखते थे, लायबिलिटी साइड में ओनली कैपिटल, आप शेयर कैपिटल नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब जब कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वहाँ पर हम कैपिटल नहीं लिखते, वहाँ लिखते हैं हम शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि शेयर्स को इशू करने से जो कैपिटल इकट्ठी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये शेयर इशू करके रेज की जाती है, और जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं आती, जब तक कंपनी बंद होने के कगार पर नहीं आ जाती है, तब तक ये कैपिटल इतनी ही रहती है, आप इसे कम नहीं कर सकते हैं। सो जब एक कंपनी अपने क्रियाकलापों के लिए अंशों के निर्गमन से पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। यानी कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, अंश अपने अंशधारियों को इशू करती है, तो ऐसे में जो भी कैपिटल, जो भी पूंजी उन्हें मिलती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल समझ लेते हैं, अंश पूंजी के प्रकार। तो बच्चों, पहला जो प्रकार है वो है अधिकृत पूंजी, यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसकी अथॉरिटी, जिसका अधिकार कंपनी को दिया गया है कि वो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इतनी पूंजी शेयर्स को इशू करके, शेयर्स अंशों का निर्गमन करके इकट्ठा कर सकती है अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है। उसे बोलते हैं हम अधिकृत पूंजी। अब ये अधिकृत पूंजी कहाँ आपको लगती है पता? देखिए, आपको पता है कि 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जब भी हम कंपनी की स्थापना करते हैं, फॉर्मेशन होती है, तो 2 डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं जो कि रजिस्ट्रार के पास सबमिट होते हैं। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमानियम और पार्षद अंतर्नियम, ठीक है। तो जो आपका पार्षद सीमानियम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें ये अधिकृत पूंजी लिखी हुई होती है। किसमें? कैपिटल क्लॉज में। जो आपका पूंजी वाक्य है उसमें दर्शाया होता है कि एक कंपनी जो स्थापित की जा रही है ये अपने पूरे जीवन काल में कितनी शेयर कैपिटल या कितनी कैपिटल शेयर्स को इशू करके इकट्ठा कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने पार्षद सीमान्य में लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि वो अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख रुपए कैपिटल इकट्ठा करेंगे। किसके थ्रू? शेयर्स को इशू करके, ठीक है। और उस कंपनी ने क्या किया, इस 10 लाख रुपए की जो कैपिटल उसने डिसाइड की, उसको वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे हिस्सों में, जिसे हम अंश कहते हैं, वो बांट देते हैं। जैसे कि 10 लाख को हमने किसमें बांट दिया? 1 लाख अंशों में, 1 लाख शेयर्स में बांट दिया, और हर अंश की हमने कीमत रख दी 10 रुपये, ठीक है। तो जब कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी और हर एक की कीमत 10 रुपये होगी, ठीक है, तो ऐसा करके वो अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा कर सकती है मैक्सिमम,
ओके, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। नंबर 2 है निर्गमित पूंजी यानी कि इशूड कैपिटल, ठीक है। अब बोला जाता है कि जो निर्गमित पूंजी है, इशूड कैपिटल है, ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है अधिकृत पूंजी का, ठीक है। अब 10 लाख रुपए हमने इकट्ठे करने हैं पूरे अपने जीवन काल में, अपने नहीं, कंपनी के जीवन काल में, ठीक है, जब तक कंपनी चल रही है, ओके। लेकिन अभी हमें 10 लाख की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने बिजनेस शुरू किया है और अभी हमें सिर्फ कितने की ज़रूरत है? हम 1 लाख शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, 10 लाख हम रुपये इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जो 1 लाख शेयर्स थे, जो हमारी क्या थी? अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल थी हमारी, उसमें से हमने क्या डिसाइड किया कि सिर्फ हम 50,000 शेयर्स ही इशू करेंगे 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यानी कि अभी हमें 10 लाख के लिए कितने रुपए की ज़रूरत हुई? 50,000 के हिसाब से, 50,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से हमें ज़रूरत हुई सिर्फ 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो 5 लाख रुपए अभी हमें चाहिए, तो हम 1 लाख शेयर्स में से सिर्फ 50,000 हम शेयर्स इशू करेंगे। 1 लाख शेयर्स जो हैं वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, और 50,000 शेयर्स जो हम जनता को इशू करने जा रहे हैं, जनता को हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू बता रहे हैं कि ये कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, वो है हमारी इशूड कैपिटल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अधिकृत पूंजी पूरे जीवन काल में एक कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, ठीक है, और पैसा इकट्ठा कर सकती है, और निर्गमित पूंजी क्या है? अधिकृत पूंजी का एक हिस्सा है जो कंपनी को अभी चाहिए, और कंपनी जनता को उसके लिए आमंत्रित करती है कि जनता आए और एप्लीकेशन दे शेयर्स के लिए। थर्ड जो हमारी कैपिटल है दैट इज़ योर प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइबर आपको पता है ना, आप भी किसी न किसी टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, कोई जियो का, एयरटेल का है ना, तो आपको भी सब्सक्राइबर बोलते हैं। ऐसे ही कंपनी की भी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। क्यों? क्योंकि जनता कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करती है, यानी कि एप्लीकेशन देती है। जनता जो है वो, पब्लिक जो है वो कंपनी का सब्सक्राइबर बन जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कंपनी ने क्या डिसाइड किया था अभी कि हम 50,000 शेयर्स इशू करेंगे, और प्रोस्पेक्टस के थ्रू बता दिया है ना, तो लोगों को लग गया पता कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो 50,000 शेयर्स इशू करने जा रही है। लेकिन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी, कितने लोग अपनी प्रार्थना देंगे, कितने प्रार्थित होंगे? तो ऐसा हो सकता है, नंबर 1 कंडीशन, कि जो पब्लिक है वो अप्लाई करे सभी पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स के लिए, जिनकी कीमत कितनी है हर शेयर की? 10 रुपये, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी कि जितने हमने इशू किए थे, ठीक है, वो पूरे के पूरे जनता ने उसके लिए एप्लीकेशंस दे दी, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन सभी शेयर्स के लिए आ गया। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस ना आए, उससे कम के लिए एप्लीकेशंस आएँ। तो बच्चों यहाँ पर कंडीशन ये है कि कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आना ज़रूरी है, जनता के द्वारा अप्लाई किए जाना ज़रूरी है। जैसे ये कंडीशन है, कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए जनता को बुलाया, इनवाइट किया, ठीक है, कि आप हमारे शेयर खरीदिए, और जनता को कम से कम कितनी एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेगी, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? 90%, यानी कि 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आनी चाहिए। अगर 45,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, तो फिर ऐसे में ये जो इशू है इसे कैंसिल करना पड़ेगा, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। 45,000 या उससे ज़्यादा के लिए अगर एप्लीकेशंस आती हैं, तो फिर जो कंपनी है वो शेयर्स इशू कर देती हैं, और कम आती हैं अगर एप्लीकेशन, तो फिर जिन्होंने अप्लाई किया होता है शेयर्स के लिए उनका पैसा वापस किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर जनता पूरे 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करती हैं, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन अगर जनता जो है वो 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करती हैं, तो 45,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि हर शेयर की कीमत है, वो जाएगा आपका 4,50,000 विल बी योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो फोर्थ जो हमारी कैपिटल है वो है याचित पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल, ओके।
मान लीजिए कि जनता ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दे दी हैं और हर एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। ठीक है, अब देखिए 50,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया है, हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई है 50,000 इंटू 10 यानी कि 5 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि अब 5 लाख रुपए आने चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो 10 रुपये हैं पर शेयर के हिसाब से मंगवाती है कंपनी। ठीक है, इकट्ठे तो नहीं मंगवाती है कि हर एक को बोलेगी आप एक साथ दे दीजिए एप्लीकेशन के साथ, ऐसा नहीं होता है। कंपनी कैसे मंगवाती है, इन 10 रुपयों को हर एक शेयर के ऊपर, हर शेयर के ऊपर एप्लीकेशन के साथ 2 रुपये मंगवाएगी। यानी कि जब वो पर्सन, पब्लिक जो है, जनता जो अप्लाई करती है, तो फिर बोला जाता है कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप दे दीजिए। यानी कि अगर कोई 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कितने रुपए देने होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20 रुपीज़ वो पर्सन जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी देखती है कि जी सब्सक्रिप्शन आ गया है और 90% से ज़्यादा लोगों ने 90% से ज़्यादा शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, तो ऐसे में फिर अगला स्टेप होता है शेयर्स को अलॉट करना, यानी कि शेयर्स जनता के नाम करना। ठीक है, तो अलॉटमेंट जब की जाती है तब फिर से लेटर डाला जाता है पब्लिक को, जो हमारे शेयर होल्डर्स बनने वाले हैं उन्हें, कि आप 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे दीजिए। अब किसी के पास अगर 10 शेयर्स हैं, किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अब उसे कितने रुपए देने होंगे, उसे देने होंगे पर शेयर 3 रुपये है ना, तो 10 शेयर का कितना हो गया, 10 इंटू 3 यानी कि 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के मंगवाए जाएंगे। ठीक है, उसके थोड़ी देर के बाद फिर से कंपनी कॉल करती है अपने शेयर होल्डर्स को कि अब फर्स्ट कॉल का टाइम है, फर्स्ट कॉल में आपको 2 रुपीज़ पर शेयर देना है। तो अगर मैंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मुझे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 10 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि फिर से मुझे फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और फिर मेरे कितने रुपए रह गए, 10 में से 3 रुपये रह गए ना, तो ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल होती है। और इसके लिए भी कंपनी फिर से लेटर डालती है अपने शेयर होल्डर्स को कि अब आप 3 रुपये भी दे दीजिए पर शेयर के हिसाब से, और अगर मैंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 इंटू 3 यानी कि 30 रुपीज़। ठीक है, अब बारी आती है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल है, कई बार कंपनी ये पूरे के पूरे 10 रुपये धीरे धीरे मंगवा लेती है, और कई बार सिर्फ वो कितने मंगवाती है, 2 एप्लीकेशन के तो आएंगे 3 अलॉटमेंट के भी आएंगे, और कई बार फर्स्ट कॉल ही मंगवाती है सिर्फ। ठीक है, यानी कितने रुपए मंगवाए उसने, सिर्फ 7 रुपीज़ मंगवाए और 3 रुपीज़ नहीं मंगवाए। ठीक है, तो कंपनी की जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो पूरी 10 रुपीज़ भी हो सकती है जितने उसने मंगवा लिए हैं। ठीक है, या फिर 7 रुपीज़ भी हो सकती है, या फिर 5 रुपीज़ यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ तक भी हो सकती है। तो कंपनी बेसिकली ये अलग अलग क्यों मंगवाती है, जैसे जैसे कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो अपने शेयर होल्डर्स से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के रूप में पैसा मंगवाती रहती है। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो 10 रुपीज़ भी पूरी हो सकती है, और या फिर उससे कम, यानी कि जितना कैपिटल का अमाउंट कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवाया उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। 5th इज चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। अब कंपनी ने तो मान लीजिए मंगवा लिए 10 रुपये, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर ऐसा हो जिसने नहीं दिए कुछ पैसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 50,000 शेयर्स थे और 10 रुपये मंगवाए कंपनी ने। ठीक है, मंगवा लिए पूरे के पूरे 10 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल कॉल सब मंगवा लिए 1 बाय 1 करके। तो 10 के 10 रुपये मंगवा लिए, तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, 5 लाख रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल हो गया कि कंपनी ने पूरा 5 लाख रुपये मंगवा लिए धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ मिस्टर एलेक्स हैं एक, ठीक है, उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, 1000 शेयर्स, और कंपनी ने उनको अलॉट भी कर दिए थे, है ना। तो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी दे दी। लेकिन जब फाइनल कॉल की बात आए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए उनको लेटर डाला गया, तो उन्होंने वो जो 3 रुपये थे ना फाइनल कॉल के, वो नहीं दिए। ठीक है, क्या कारण था ये मालूम नहीं, शायद पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने वो 3 रुपये नहीं दिए। ठीक है, हालांकि हमने मंगवाए कितने, पूरे 10, लेकिन उन्होंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दिए। तो 1000 शेयर्स उनको अलॉट किए गए थे, और 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपये आने चाहिए थे, 3000। तो 3000 उन्होंने नहीं दिए।
जो उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। ठीक है, तो कॉल इन एरियर को हम माइनस कर देते हैं कॉल्ड अप कैपिटल में से, यानी कि 4,70,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए सिर्फ, यानी कि जनता ने कितने पैसे पे किए, सिर्फ 4,70,000, और इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो बच्चों सिक्स्थ हमारी कैपिटल है रिजर्व कैपिटल, यानी कि आरक्षित पूंजी, संचित पूंजी। देखो, हमारी कंपनी के हर शेयर की कीमत थी 10 रुपये, ठीक है, और 10 रुपये कैसे मंगवा रही थी कंपनी, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपये फाइनल कॉल पे। ठीक है, लेकिन कंपनी ने कॉल किए कितने रुपए, सिर्फ 7 रुपीज़। कैसे कैसे कॉल किए, 2 रुपये एप्लीकेशन पे कॉल किए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, यानी कि टोटल 7 रुपीज़ कॉल किए। तो ये क्या हो गया हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और क्या किया कंपनी ने, जो 3 रुपये फाइनल कॉल के थे वो रख लिए, कैसे, कैप्ट एज अ रिजर्व कैपिटल, इसे एज अ रिजर्व आरक्षित कर दिया, आरक्षित पूंजी के रूप में इसे उन्होंने रख लिया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आरक्षित पूंजी किस लिए, तो देखिए आरक्षित पूंजी ऐसे तो कंपनी नहीं रख सकती है। ठीक है, आरक्षित पूंजी रखने का सवाल है कि अभी वो 3 रुपये नहीं मंगवा रहे किसी भी शेयर होल्डर से, तो ये 3 रुपये कब मंगवाए जाएंगे, तो बोला जा रहा है कि ये जो आरक्षित पूंजी है, जो 3 रुपये आरक्षित पूंजी के रूप में रख ली है, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल क्यों बोला, क्योंकि अभी तक कंपनी ने सिर्फ 7 रुपये मंगवाए हैं 10 में से, तो 7 रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, जो नहीं मंगवाए 3 रुपये वो हो गई अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड मतलब कि वो पूंजी जो मंगवाई नहीं गई। ठीक है, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा है, जो पूंजी नहीं मंगवाई गई है उसका हिस्सा है, जिसे रखा गया किसके लिए, कैप टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जब कंपनी बंद होने के कगार पे आएगी, ठीक है, वाइंड अप के कगार पे आएगी, उस वक्त ये 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से मंगवाया जाएगा। किस लिए, ताकि जब वाइंड अप होता है ना तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो उस टाइम जो लाइबिलिटीज़ होगी कंपनी की, वो लाइबिलिटीज़ कंपनी पे कर सके, यानी कि ये जो रिजर्व कैपिटल का पैसा है इसे कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं मंगवाएगी। ठीक है, और कब मंगवाएगी, सिर्फ मंगवाएगी जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, सिर्फ उस टाइम पे ये 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से मंगवाया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना, ये ऐसे ही नहीं कंपनी क्रिएट कर सकती है, इसके लिए जनरल मीटिंग कॉल की जाती है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और सारे बोर्ड मेंबर्स, सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगर कंसेंट देते हैं, वोट देते हैं इसके फेवर में कि हाँ कंपनी रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकती है, कंपनी आरक्षित पूंजी बना सकती है, आरक्षित पूंजी के रूप में 3 रुपये पर कॉल रख सकती है, तभी ये रिजर्व कैपिटल क्रिएट की जाती है, अदरवाइज नहीं। ओके बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या अंतर है, पूर्वाधिकार और समतांशों में अंतर, शेयर कैपिटल का क्या मीनिंग है और कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर भी करें और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि कोई भी हम और नया वीडियो हम डालते हैं तो वो आपको पता चल सके। ओके, थैंक यू।